दोस्तों, मैं फजक्र हुसैन। हम आपके सामने लाए हैं आज जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अंक गणित परीक्षण से संबंधित हैं। इस प्रश्न में मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्नों के बाद 41 से शुरू होते हैं 60 तक 20 प्रश्न अंक गणित के। अंक गणित परीक्षण के प्रश्नों में से ये है आपका पहला सवाल। 53,068 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 206 तथा शेषफल 126 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा? हमें इस प्रश्न में भाजक बताना है। तो भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और संख्या जो दी गई है उसे हम भाज्य कहते हैं। जैसे ये हमारा भाग का जो चिन्ह है वो ये है, यहाँ पर होता है हमारा भाजक और जिसमें भाग दे रहे हैं वो संख्या कहलाती है भाज्य, और जो भाग देने पर प्राप्त संख्या हो रही है उसे हम भागफल कहते हैं, और भाग देने पर जो संख्या लास्ट में बचती है उसे हम कहते हैं शेषफल। तो इस संबंध को प्रयोग करके हम संख्या जो मतलब है, जो हमें पूछ रहा है भाजक, यानी ये संख्या पूछ रहा है जिस संख्या से भाग दिया गया है। तो किस में भाग दिया जाएगा? 53,068 में भाग दिया गया है। तो ये है 53,068, ये हमारी भाज्य की जगह संख्या आ जाएगी। इसमें भागफल 206 है, इसमें जो भागफल आया है 206 आया है, और लास्ट में बचा है 126, ये है शेषफल। आखिर में हमारा बचता है वो है 126। तो अब हमें किस संख्या से भाग दिया गया है वही संख्या निकालना है, जिसको हम भाजक कहते हैं। भाजक में हम समझ लें कि ये संबंध क्या है। तो इस जो भाजक है उसका भाजक का गुणा अगर इसमें हम कर दें जो भागफल आया है, तो फिर ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। वो संख्या होगी जिसका शेषफल 0 हो। तो अब चूंकि 126 शेषफल बचा है, इसलिए इसके गुणा करने से वो संख्या आ जाएगी जिसमें 126 जोड़ दें तब ये प्राप्त होगी। तो हम निकाल लें ये संख्या जो भागफल आया है वो इसमें से हम घटा दें। ये आया हमारा 53,068। इसमें से 126 हम अगर घटा दें तो फिर हमारी जो संख्या आ जाएगी भाजक गुणा भागफल। इसमें से घटा देंगे 2 बचेगा, इसमें से 6 में से 2 घटाए 4 बचेंगे, यहाँ 10 में से 9 बचेगा, यहाँ 2 और ये 2 5। तो ये 52,942 संख्या आई है। ये संख्या है हमारी भाजक गुणा भागफल, और भागफल है 206। तो ये भाजक गुणा भागफल, ये हमारी संख्या आ जाएगी 52,942। तो भाजक निकालने के लिए ये हमारी बराबर में आ गई है 52,942। तो हमें निकालना है भाजक। तो भाजक निकालने के लिए इस 206 का गुणा भाग दे देंगे संख्या में 52,942 में, तो हमारा आ जाएगा भाजक। अब 206 का भाग दें 52,942 में, तो हमारी संख्या यहाँ से ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो 206 का भाग देंगे, ये 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। इसमें से घटा देंगे 7 और 1 और 1, 4 को उतार लेंगे। इसमें 2 का भाग जाएगा 5 बार, 5 31, 5 दूनी 10, 4 बच रहे हैं, यहाँ भी 4 और यहाँ 1, यहाँ 2 को उतार लेंगे, ये आ जाएगा 7 बार, 7 6 42, 7 दूनी 14। तो ये संख्या आ गई हमारी भाजक, यानी इसमें जो भाग देना, यानी इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें अगर ये 126 जोड़ देंगे तो ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो भाजक की जगह हमारा आया है 257।
257 ये है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम। इसमें P और Q दो संख्याएं दी गई हैं, इनका लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM। ऐसी संख्या जिसमें इसका भाग दिया जाए और इसका भाग दिया है और वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो P जो हमारी संख्या है वो हमारी घात के रूप में दी गई है, 2 पे घात 3 और 5 पे घात 8। Q हमारी संख्या है, ये भी घातों में है, 3 पे घात 5 और 7 पे घात 3। इनका हमें लासा निकालना हो तो सबसे पहले वो गुणनखंड लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों संख्याओं में गुणनखंड कोई भी कॉमन नहीं है, तो फिर जितने भी गुणनखंड हो सारे ही गुणनखंड ले लिए जाएंगे। 2 पे घात है 3, ये भी ले लेंगे। 3 पे घात है 5, ये भी ले लेंगे। 5 पे घात है 8, ये भी ले लेंगे। और 7 पे घात है 3, ये भी ले लेंगे। तो ये सारा ही हमारा लासा यानी लघुत्तम समापवर्ती निकल आएगा और ये होगा LCM P और Q का। तो इसमें 2 पे घात 3, 3 पे घात 5, 5 पे 8 और 7 पे 3 ये पहले विकल्प में दिया गया है, तो यही P और Q का लासा होगा, तो पहला विकल्प इसका सही है। तो बच्चों हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 43वां है। इसमें एक व्यंजक के रूप में कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसमें कोष्ठक भी है और प्लस माइनस लगा हुआ है, इसमें गुणा भाग नहीं है। तो जहाँ कोष्ठक दिए जाते हैं तो ये कोष्ठक 4 तरह के होते हैं और 4 तरह के इसमें कोष्ठक दिए गए हैं। ये हमारा लाइन ब्रैकेट है यानी रेखा कोष्ठक, और इसके बाद छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो इस व्यंजक को हल करने के लिए हम इसमें सबसे पहले लाइन कोष्ठक यानी रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो बाकी संख्याएं वैसे ही रखेंगे। तो लाइन कोष्ठक हल करेंगे। 16 ऋण 10 है तो यहाँ से 16 में से 10 घटा देंगे, बाकी की संख्याएं वैसे ही हम उतार लेंगे। 14 ऋण 12, ऋण 16 में से 10 घटा दिए, ये हमारा 6 बच गए हैं। ये लाइन ब्रैकेट से खत्म हो गया, ये छोटा कोष्ठक अभी बचा है। अब इसके बाद छोटा कोष्ठक हल करेंगे, बाकी की संख्याएं वैसे ही उतार लेंगे। 20 ऋण 12 ऋण मझला कोष्ठक 14 ऋण। अब ये छोटे कोष्ठक में उसमें घटा रहे हैं, 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। ये आ गया मझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक हमारा हल हो चुका है। इसके बाद हम मझला कोष्ठक हल करेंगे। 14 में से 6 घटाएंगे, ये बच जाएगा ऋण के 8। ये ऋण आगे लगा हुआ है। अब मझला कोष्ठक हल हो गया, हट गया। अब बड़ा कोष्ठक बचा है, 12 में से 8 घटा देंगे तो ये 6 बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। तो 20 में से इस 4 को घटा देंगे। अब हमारा बड़ा कोष्ठक भी खत्म हो गया। अब 20 में से 4 घटाएं तो ये बच रहा है हमारा 16। ये हमारा हल होकर यानी सरल होकर बचा है 16। तो ये 16 ही इसका उत्तर होगा और 16 है हमारे तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प ही हमारा सही है। 15 वस्तुएं उसने खरीदी और 12 वस्तुएं बेची, तो 12 वस्तुओं बेचने पर ही उसको 15 वस्तुओं के क्रय करने का जो खर्चा था वो निकल आया है। यानी 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वही है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो कितना प्रतिशत बचा, उसका लाभ कितना हुआ, तो देख रहे हैं हम 12 वस्तुओं के विक्रय करने पर ही उसको क्रय मूल्य निकल आया। अब 3 वस्तुएं उसकी क्या है नफा में बची हैं और ये विक्रय मूल्य के बराबर होंगी। यानी उसका जो लाभ है वो है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 3 वस्तुओं का उसे लाभ हुआ है। अब जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत में निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि लाभ कितना हुआ। तो लाभ हुआ है उसको 3 और 3 में हम 100 का गुणा कर देंगे। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य क्या था। तो ये 3 वस्तुएं जो लाभ में बची हैं वो 12 वस्तुएं खरीदने पर ही उसको उतना क्रय मूल्य के बराबर उसे पैसा निकल आया था, यानी माल उसे बरामद हो गया था। अब ये हमारा परसेंट हो गया, तो ये क्रय मूल्य हो गया और ये नफा हो गया। 3 चौक 12, तो 4 का भाग दे देंगे 100 में। 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी ये हमारा लाभ परसेंट आया है वो 25% उसको लाभ मिल गया है। 25% है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं,
और ऐसी संख्या निकालना है जो 21, 25, 27, 35 को पूरी तरह भाग लग जाए। कब लग जाए? जबकि उसमें 3 जोड़ दें। तो इस तरह के प्रश्न में हमें लासा निकालना होता है, क्योंकि लासा वह संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 21, 25, 27 और 35 से पूरी विभाजित होने वाली पहली हम संख्या निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें लासा निकालना होगा। लासा निकालने की जो भाग विधि है वो है 21 और 25 और 27 और 35, ये हम लिख लेते हैं। अब इसमें इस संख्या का भाग दें जो 1 में या 2 में चला जाए। तो इसमें पहले 2 से देखेंगे, 2 किसी संख्या में भाग नहीं जा रहा 2 का, तो अगली संख्या 3 लेते हैं, तो 3 का भाग किस में जा रहा है उसमें भाग दे देंगे। ये जा रहा है 21 में, 3 सत्ते 21, 7 बार चलेगा। 25 में नहीं जाएगा तो वैसे ही हम उतार लेते हैं। 3 27, इसमें 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ऐसे ही हम उसे उतार लेंगे। अब देखते हैं 3 का भाग जा रहा नहीं है, जा रहा है, तो इसमें 7 में नहीं जाएगा, 25 में जाएगा, 9 में चला जाएगा, तो फिर 3 का भाग दे देंगे, 7 वैसे उतार लेंगे। 25 और 3 तरह के 9 और 35, 3 का फिर दे देंगे भाग, तो 7, 25 और 1, 3 एकम 3, 35। अब इसमें देखेंगे किसी 4 का नहीं जाएगा, 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग जा रहा है 25 में, तो 7 वैसे उतार लिए, 25, 1 और 35, 5 सत्ते 35, इसमें 7 बार इसमें भाग चला गया है। अब 5 का भाग इसमें चला जाएगा 5 में, 5 का एक बार दे देते हैं, 7, 5 एकम 5, 1 और 7। अब इसमें 7 का भाग एक बार जा सकता है, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, सारे संख्या जब तक कि 1 ना आ जाए हम भाग देते चले जाते हैं। अब हमारा लासा होगा इन संख्याओं को, जो जितनी संख्याओं का भाग दिया जा चुका है उन संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, वही हमारा लासा कहलाएगा। अब हमने भाग दिया था 3 पंजे 3 त्रिका 9, 3 9 3 27, 27 ये हो गया, 27 का हमारा भाग दिया था, और 5 पंजे 25, 25 का भाग दिया था, और एक बार दिया था 7 का। अब इनका मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें, तो हमारी संख्या वो संख्या आ जाएगी जो 21, 25 और 27, 35 का पूरी से भाग जा सकता है, पूरी विभाजित की जा सकती है। तो 25 का मैंने भाग दिया, 25 सत्ते 175, हासिल 17, 25 50 और 17 67, इसमें 7 का और गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35 के 5, 7 7 49 और 3 52, 7 6 42 और 5 47, ये आ गई 4725। ऐसी संख्या दी हुई संख्या से पूरी विभाजित हो सकती है। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, इसको हमें भूलना नहीं है। इसमें एक बात कही है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात को जिसमें 3 जोड़ दें तो फिर इनसे पूरी विभाजित हो जाए। तो ये अभी पूरी विभाजित हो रही है, अभी इसमें 3 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है। तो इसकी जो शर्त पूरी करने के लिए इसमें से 3 और घटा देंगे, 3 इसमें घटा दें तो ये आ जाएगी 4722। अब ये जो संख्या है इसमें अब 3 की ज़रूरत पड़ने लगेगी। अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तब ये संख्या आएगी, और ये संख्या ही हमारी दी हुई संख्या यानी 21, 25, 27, 35 से पूरी विभाजित होगी। तो हमारा जो उत्तर आया है, जिसकी डिमांड की गई थी, जो पूछा गया था, वो है 4722। तो 4722 है दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प इसका सही होगा। अगले प्रश्न में खरीदारी की गई है, यानी बेचा गया है और ख़रीदा गया है। 650 रुपये में खरीदी साइकिल और 585 में बेच दी है, तो हानि परसेंट क्या होगी? जाहिर है 650 में खरीदी, 585 में, यानी कम दामों में बिकी है, तो जो विक्रय मूल्य है वो कम है और जो क्रय मूल्य है जिससे खरीदा है वो ज़्यादा है, तो हानि होगी। तो पहले हम हानि निकाल लेते हैं, हानि कितनी होगी? तो 585 इसमें बेची गई है, तो इसमें 15 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएंगे, और 600 में 50 जोड़ दें तो ये 65 संख्या आ जाएगी, यानी 65 रुपये उसको हानि हुई है। 650 में से 585 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 65 रुपये। तो ये 65 रुपये क्या हुए? हानि, यानी कम में बेची है, तो हानि आ गई है हमारी 65 रुपये।
अब इस हानि को प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत कितनी होगी, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हानि कितनी हो रही है। यानी ये हमारी फॉर्मूला होता है हानि गुणा 100 बटे में भाग देते हैं क्रय मूल्य। तो हानि कितनी है 65, 65 में 100 का गुणा कर दिया। अब इसमें क्रय मूल्य कितना है 650, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 65 से 65 एक बार चले गया, 10 बचे हमारे। तो ये आ जाएगा 10% हानि हुई। 10% हमारा चौथे विकल्प में है, तो चौथा विकल्प भी इसका सही है। अब देखिए इसमें एक प्रश्न दिया गया है जो 47वां है, प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए। यानी जिस बच्चे के 60% अंक आते हैं उसको हम प्रथम श्रेणी में पास छात्र कहते हैं। तो आगे क्या है कि रवि को, यानी 60% का मतलब है 100 नंबर अगर पूर्णांक है तो 100 नंबर में अगर 60 नंबर आ जाते हैं तो 60% अंक उसको मिले हुए कहलाते हैं। रवि को 390 अंक मिले और उसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रही, तो पूर्णांक क्या होगा। तो अगर मतलब उसका 30 अंक और होते तो वो 60% उसकी जो अंकों की प्राप्ति थी वो हो जाती। यानी 30 अंक उसमें कम रहे, 30 अंक इसमें जोड़ देंगे तो फिर वो 60% अंक हो जाएंगे। तो पूर्णांक कितने होंगे, तो 390 उसको अंक मिले हैं, 30 अंकों की कमी रही है, इसमें अगर ये उसे मिल जाते तो ये 60% अंक आ जाते। यानी ये जो 420 अंक आ जाते तो ये पूर्णांकों का 60% हो जाता। 60% कब होता है, यानी 100 में हमारा 60 आए, 60 आए हैं तो 100 पूर्णांक है। इसी तरीके से 742 आए हैं तो कितना पूर्णांक होगा। तो इसके लिए हमें ये कितने गुणे हैं ये निकालना है। ये गुना है हमारे 60 में कितने का गुणा किया गया ताकि 420 हो गए। तो इसमें क्या करते हैं 6 7 42, 7 का गुणा किया गया है, 60 में किया गया 7 का गुणा, तो ये 7 गुना अंक आए 420। इसी प्रकार 7 गुना ये भी पूर्णांक भी हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे 100 में 7 का गुणा कर देंगे, तो 7 एकम 7, 7 0 7 0 700, यानी 420 पूर्णांक उसके प्राप्तांक के लिए 700 पूर्णांक होंगे, तभी ये 60% अंक माने जाएंगे। तो पूर्णांक हमारे कितने आ गए हैं 700। 700 है हमारे तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प भी इसका सही है। अगले प्रश्न में देख रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें एक सवाल आया था छोटी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालना हो तो लघुत्तम समावर्त निकालते हैं, और जब वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कहे तो फिर हम मासा निकालते हैं, महत्तम समावर्तक। यानी ऐसी संख्या, ऐसा समावर्तक जो इन दोनों को, बड़े से बड़ा ऐसा समावर्तक जो इन दोनों को पूरा विभाजित कर दे। तो यहाँ यही पूछा गया है कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। यानी इसको भाग दें और इसको भाग दें, दोनों को ही भाग देने पर एक शेष बच रहा है, तो वो संख्या ऐसी कौन सी है जिसमें इसमें भाग देंगे। तो चूंकि वो ये कह रहा है प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे, तो पहले हम एक शेष बचा देते हैं, यानी जो बच रहा है बाद में उसको हम पहले ही माइनस कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 124। अब ये है हमारा दूसरी संख्या 94 है, 94 में से 1 हटा देते हैं तो ये बच जाएगा 93। अब इनका मासा निकाल लेते हैं। तो इनका मासा निकालने के लिए जो भाग विधि है उसमें 93 का भाग देंगे 124 में, तो इसमें एक बार भाग जाएगा 93 एकम 93, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 3 बच गया। अब इसका भाग देंगे इसमें 93 में, तो 31 दिया 93, ये पूरा भाग जिसने इसको कर दिया है, तो हमारा जो मासा होगा वो 31 होगा। अब ये मासा 31 आ गया है, तो ये जो 31 संख्या है वो 124 और 93 को पूरा भेद करेगी। अब इसमें एक शर्त लगाई, एक बचे तो अब एक जोड़ देंगे इसमें, तो 125 हो जाएगा, इसमें जोड़ तो 94 हो जाएगा। तो ये जो 31 संख्या है ये 125 और 94 को जब भाग दिया जाएगा, 125 और 94 भाग दिया जाएगा 31 का, तो फिर इसमें 1 बच जाएगा, इसमें भी 1 बचेगा। यही हमारी जो
पूछी गई थी संख्या थी वो निकल आई है, वो है 31 और 31 है हमारे तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में एक व्यंजक दिया गया है जिसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाव चारों ही संक्रियाएं दी गई हैं इसमें। तो ऐसे व्यंजक को हम हल करके हमें आंसर बताना है। तो इस व्यंजक को हल करने के लिए हमें बॉड मास नियम लगाना पड़ेगा। तो ये है हमारा BODMAS, ये नियम लगता है। तो इसी क्रम से हम इसको हल करेंगे। B यानी ब्रैकेट ऑफ करना, तो इसमें ब्रैकेट कहीं पर नहीं है। इसके बाद B और O के बाद चलेंगे D, और D है डिवाइड, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो यही क्रम हमें इसमें लागू करना है। 5.75 ऋण है, इसको अभी ऋण नहीं घटा नहीं रहे हैं, 3/7 ऐसे उतार लेंगे, गुणा भी नहीं करेंगे अभी। ये है गुणा में 15 से 3/4। उसके बाद है जोड़, और उसके बाद 2 से 2/35। उसके बाद भाग है, और भाग में दिए गई संख्या 1.44। तो पहले हम इसको हल करेंगे भाग को, बाकी के वैसे ही उतार लेते हैं। 5.75 ऋण 3/7 गुणा 15 से 3/4। इसको हम पूर्ण भिन्न संख्या बना लेते हैं। तो 15 चौक 60, इसका गुणा करके ये जोड़ देते हैं। 15 चौक 60 3 63, 63/4 धन 35 दूनी 70 और 2 72 हो जाएगा। ये 72/35। इसको गुणा करने, भाग को गुणा में बदल लें, क्योंकि भिन्न संख्या है तो गुणा बदलने के बाद इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/1.44। दशमलव हटा दें, 2 0 ऊपर बढ़ जाएगा। अब दशमलव हट गया है, 2 ऊपर हो गए, 100/144। 72 दूनी 144 होता है, 2 बार इसमें भाग चला गया है। इसको लिखें तो 575 लिखेंगे, बटे में 100 कर लेंगे। अब हम गुणा कर लें, 7 निम 63। तो ये 9 आ गया, इसमें कटेगा नहीं, 9 3 27, 27/4 आ गया धन। इसमें आ गया 100/35 दूनी 70। ये 0 इससे कट जाएगा, 10/7 बचेगा। इसका हर बराबर कर लेंगे, 25 7 175, 25 दूनी 50 और 17 63/100। ये बचा है 10/7, यहाँ से घटा देंगे, -100/100। ये हो जाएगा माइनस का 1। 10/7, 7 कम 7 में से 10 घटा देंगे, 7 माइनस के हैं, 10 प्लस के हैं, तो आ जाएगा 7 1 कम 7 प्लस 10/7। ये आ जाएगा 3/7। 3/7 है हमारे चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में दिया है 25 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी इस खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो समय दिया है वो 18 सेकंड में दिया है, और चाल है 45 किमी प्रति घंटा, यानी जो चाल है वो किमी प्रति घंटा में दी गई है। तो फिर चाल इसमें हम निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। ये हमारी रेलगाड़ी है, ये खंभे को पार कर रही है, तो इसको पार करने के लिए उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगी। तो ये अपनी लंबाई की बराबर दूरी तय करती है 18 सेकंड में। तो ये लंबाई दूरी निकालेंगे, वही इसकी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो दूरी बराबर, ये हमारा फॉर्म होता है, ये होता है चाल गुणा समय। समय हमारा 18 सेकंड है, चाल है 45 किमी प्रति घंटा। इसको हम मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। ये दूरी दी गई है, जो ऑप्शंस हैं वो मीटर में दिए गए हैं। तो इसे मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए 45 में 5/18 का गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 25, यानी 25/2
ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो चाल आ जाएगी मीटर पर सेकंड 25/2 और 18 जो है वो समय दिया गया है, तो ये है 18। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ दें तो 18 हो जाएगा। 25 नम्मा 225, ये आ गया 225 मीटर। ये है उस रेलगाड़ी की लंबाई। 225 मीटर है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 1.5 मीटर 1.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये है हमारा कोई खेत, अंदर की जानिब 20 मीटर और 16 मीटर लंबाई चौड़ाई है। ये रास्ते का जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल निकालना है और ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पहले हम खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई से चौड़ाई को गुणा कर दें तो ये खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। 16 दूनी 32 यानी 320 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा खेत का क्षेत्रफल, जो खेत है वो। अब रास्ता सहित ये रास्ता कितना है, 1.5 मीटर इधर 1.5 मीटर इधर, तो ये 3 मीटर हो गया। लंबाई इसकी हो गई यहाँ से यहाँ तक, वो हो गई 20 और 3 23। इसकी चौड़ाई देखें, इधर से 1.5 इधर और 1.5 इधर, तो 16 ये है बीच की, 1.5 इधर 1.5 3 हो गए, 16 3 19। अब ये बाहर की लंबाई है चौड़ाई है वो 23 और 19 हो गई। अब रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो अब लंबाई चौड़ाई हम लेंगे, लंबाई 23 चौड़ाई 19, 19 या 57 के साथ हासिल 5, 19 दूनी 38 और 5 43। ये आ गया हमारा रास्ता सहित क्षेत्रफल खेत का, और ये खेत का क्षेत्रफल है। तो खेत रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल है, उसमें से खेत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा 437 में से 320 घटा देंगे, ये 7 बचेगा, ये 1 बचेगा और ये 1 बचेगा। ये आ गया 117 मीटर वर्ग। तो ये है 117 वर्ग मीटर तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में 3 क्रमांक संख्याओं का योग दिया ही है 177। इन तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? तो 3 संख्याएं हैं, इनका क्रमांक जो संख्या है उनका दिया है 170। तो बड़ी संख्या कितनी होगी? 3 क्रमांक संख्याएं होगी, तो उनमें तीनों में जो संख्या होगी वो 2 का अंतर होगा। तो ये एक मान लिया 2 है, 3 है, 4 है, इन तीनों में क्या होगा? लास्ट में दूसरे 2 का अंतर होगा और इसमें 1 का अंतर होगा। तो 1 ये 2 ये 3 घटा देंगे इसमें से, यह है 177, इसमें से 3 घटा दें तो ये आ जाएगा 174। और ये जो 174 है इसको 3 जगह बांट दें, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, ये आ गया 58। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 58, उससे बड़ी हो जाएगी 59, उससे बड़ी हो जाएगी 60। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई? 60। तो ये आ गई 60। 60 है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में धन दिया गया है, ये हमारा धन हो गया 1800। 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 2250 हो जाता है। तो 2250 ये हो जाता है ब्याज के। तो इसमें से ये जो धन है वो घटा दें तो हमारा ब्याज आ जाएगा।
अब ब्याज कितना बचा है? 450 रुपये ब्याज किया गया। अब दर निकालना है। 2 वर्ष में 1800 पर 450 रुपये ब्याज हुए। तो ये हो जाएगा दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटे धन यानी मूलधन, और ये हो जाएगा समय। तो 100 गुणा ब्याज कितना है? 450, मूलधन कितना है? 1800, और समय है 2। 1 और 2 0 ये कैंसिल हो गए हैं। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब ये हो गए हमारे नीचे 2 दूनी 4। तो 4 से डिवाइड कर दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 2/4%। ये इसको लिख सकते हैं 12 से 1/2%, यानी 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा 12 से 1/2% को हम 12.5 लिख सकते हैं, 12.5%। तो ये तीसरे विकल्प में है, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। 54वां प्रश्न है, इसमें दिया है 0.0025, इसको परसेंट में दिया गया है। तो लघुत्तम भिन्न का मान, यानी इसको अगर भिन्न में बदलें तो भिन्न में कितना आएगा? इसको भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे? 0.0025 इसके बटे में 100 ले लें, तो ये चिन्ह होता है वो हट जाता है परसेंट का, और ये भिन्न में बदल जाती है। अब इसको हमें पूर्ण भिन्न में बदलना है, तो दशमलव भी हटा दें। तो दशमलव है 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 25, और 100 ये पहले से ही है, 2 4 के बाद दशमलव है, तो 4 0 और बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4, ये 4 0 और बढ़ गए हैं। इसको हम और हल कर दें तो 25 से ये 100 कट जाएगा, 25 से कम 25, और 25 चौका 100, ये ऊपर आ गया है 1, और ये हो जाएगा 4, और 4 ही 0 बचेंगे। तो हमें लघुत्तम भिन्न का मान निकालना है, तो ये आ गया 1/40,000, और ये है चौथे विकल्प में। तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। तो इसमें देखें, प्रश्न में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें ये 2 अंकों की, 3 अंकों की, तो ये तो तीनों कैंसिल हो गई। ये 3 अंकों की, ये 3 अंकों की। सबसे बड़ी संख्या तो ये 15 से 90, 15 से ये पूर्णतः विभाजित हो रही है, और इससे बड़ी संख्या है 9 से 90, तो ये भी पूर्णतः 15 से विभाजित हो रही है। 6 बार चला, 15 से 90, फिर 9 उतारेंगे, 15 से 90, पूरी विभाजित हो जाएगी 15 से। तो ये इनमें सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की जो 15 से विभाजित हो रही है। तो पहला जो विकल्प है वो सही है। इस प्रश्न में 0.0225 इसमें भाग दे रहे हैं 0.0000275। इसमें हमें भाग देना है 0.0225, और भाग देना है हमें 0.00075 का। तो सब बटे में लिख देते हैं। ये है 1 2 3 4 के बाद दशमलव, ये है 1 2 3 4 5 के दशमलव। तो जो दशमलव के बाद अंक हैं वो दोनों बराबर हों, तो हमारे जो दशमलव है वो हट जाते हैं, बटे में हो तो दशमलव हट गए हैं। तो ये बचा है 2250 बटे 75। 25 दिया 75, 25 निम्मा 200, 25 और 0 3 से भाग दे देंगे, 3 3 9 3 0 0 3 0। तो ये आ जाएगा हमारा 30 है पहले विकल्प में। तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया है 4 हेक्टोमीटर। तो ये 4 हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, बराबर में है मिलीमीटर। तो इसको कैसे बदलेंगे? 4 हेक्टोमीटर है तो इसको मिलीमीटर में बदलना है। बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 4 हेक्टो हटा दें, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पे 2 0 आ जाएंगे, तो ये मीटर में बदल जाएगा। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 3 0 और में बढ़ा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मिलीमीटर में। तो यह आया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख यानी 4 के बाद 5 0 है। तो इसमें 1 2 3 4 5 4 लाख ये दूसरे विकल्प में है। तो दूसरा विकल्प ही इसका सही है।
अगले प्रश्न में वर्ग की एक भुजा दी गई, तो परिमाप निकालना है। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो और परिमाप होता है चारों भुजाओं की लंबाइयां जोड़ दें, तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा 19 ये भी होगी, 19 ये भी, 19 ये भी, 19 ये भी। तो 19 को 4 बार जोड़े तो 19 का 4 में गुणा कर दें, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 19 में, 19 चौक 76। तो ये आ जाएगा 19 चौक 76 मीटर। ये हमारा परिमाप आ गया वर्ग का। तो 76 है हमारा पहले विकल्प में, तो ये सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेमी। तो 76 सेमी है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। 59वां प्रश्न है ये, कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा की कुल संख्या की 45% है, तो और लड़कियों की संख्या 33 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो ये है 45%। तो लड़कों की संख्या है 45%, तो लड़कियां कितनी हुई? लड़कियां हुई हमारी 45 को 100 में से घटा देंगे, तो ये बचेंगी 55। तो 55% लड़कियां हैं। तो टोटल कितने हुए? कुल संख्या आ जाएगी 33 गुणा 100 बटे 55। 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 20, 20 तिया 60। कुल हो गए हमारे कितने? 60 बच्चे। इसमें 33 लड़कियां हैं, तो इनमें से घटा देंगे 7 और 2 27। 27 लड़के होंगे इसमें, 27 है हमारे चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में हॉल की विमाएं दी गई हैं और वर्गाकार टाइल 1.2 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें उस फर्श को पाट सकती हैं। टाइलों की संख्या में निकालना है। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए जो हॉल की विमाएं हैं उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 4.8 और 3.6 इनका गुणा कर लें। अब टाइल की लंबाई 1.2 और चौड़ाई भी 1.2, क्योंकि टाइल वर्गाकार है। ये आ जाएगी हमारी टाइलों की संख्या। तो इसको हम हल कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। दशमलव के बाद एक ये है, ये दशमलव हट गया, एक के बाद ये हट गया। तो 12 चौक 48, 4 ये हो गए, 12 तिया 36, 3 ये हो गए। तो ये आ जाएंगी 4 तिया 12 टाइल है, और 12 है हमारी दूसरे विकल्प में, तो दूसरे विकल्प ही इसका सही है। अनुभाग 3 भाषा परीक्षण हम अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता हमारा।